नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि वायदा था कि चुनाव और शेयर मार्केट में क्या होने वाला है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो उसी की आज हम लोग विवेचना करेंगे कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है और होगा 4 तारीख तक, और चुनाव की दशा दिशा इस वक्त क्या चल रही है। तो देखिए 6 फेज़ हो चुके हैं, 7वां फेज़ जो है शनिवार को होना है। तो लगभग आप समझ लीजिए 400 सीटों पे चुनाव, 500 सीटों पे चुनाव हो चुका है, 500 पे, और अब थोड़ी सी बची हैं। तो जिसका भी बहुमत बनना है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस वो हो चुका है। अभी केवल आइसिंग ऑन द केक वाली बात है कि 57 सीटें हैं, तो उसमें और कोर कितनी गेन करेगा। तो इस फेज़ में भी एनडीए की सीटें ज़्यादा थी पिछली बार, तो उसी को शायद वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और इंडिया अलायंस उनको गेन करने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा समझते हैं कि पहले इलेक्शन को लेकर के इतना ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल क्यों है। आज का मार्केट देखिए, कल का मार्केट देखिए, पूरे हफ्ते का मार्केट देखिए। मार्केट में एक डायरेक्शन की कमी दिख रही है। ऊपर की तरफ खड़ा तो ज़रूर है बाजार, लेकिन बहुत शैलो है। हल्की सी कोई बात आती है तो मार्केट तेज़ी से डिप लेता है। इससे ये पता लगता है कि लोग अपनी पोजीशनिंग रीपोजीशनिंग इलेक्शन के आउटकम या पॉसिबल आउटकम के हिसाब से लगातार कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है और किस तरीके के चुनाव की चीज़ें बन रही, इस पर हम लोग चलिए बातचीत करते हैं। तो पहले तो मार्केट की 2-3 चीज़ें आप नोटिस करिए। जो मैंने नोटिस किया है कि मार्केट लाइफ हाई पे आके खड़ा हो गया है, और उस जगह पे वो अपने को एक स्टेबल करने की, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जो इंडेक्स पे हैवी वेट्स हैं, उनकी वजह से या कुछ लार्ज कैप की वजह से इंडेक्स में ये रैली आई है, और निचले स्तर पे जो पहले की पोजीशन बनी थी वही बनी हुई है। अभी बहुत ज़्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं हुई है। कुछ जगहों पे जहाँ पे अंडर वैल्यूड थे या आए, तो वहाँ पे थोड़ी बाइंग हुई है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ठीक ठाक बाइंग भी हुई है, लेकिन वो अलग अलग कारणों से हुई है, और रिजल्ट पे जो रिएक्शन आ रहे हैं वो बहुत फौरी रिएक्शन है। कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि अभी भी ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की पोजीशन कोई बना रहा है, ना कोई बहुत ज़्यादा मंदी की बना रहा है, क्योंकि किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि 4 जून को क्या होना है। तो यानी गेम ओपन है। और इसीलिए मैं अपनी हर दिन की, रोज़ की कमेंट्री में कहता हूँ, सुबह की शाम की, कि बहुत बड़ा मूव आएगा नतीजों के समय, और वो मूव आपको समझना है। अब ये तो मार्केट की कुछ चीज़ें होंगी, जैसे 1-2 दिन से एफआईआईज ने नेट सेलिंग बंद कर दी है, तो लोग कह रहे हैं कि अब देखिए वापस है। नहीं, वो भी अपने आप को न्यूट्रल कर रहे हैं। क्लोजर टू डेट वो भी अपने आप को न्यूट्रल कर रहे हैं। उनकी भी अभी कोई राय नहीं बनी है। उनके नंबर्स को देख के ऐसा लगता है, और डोमेस्टिक की चूंकि डेली बाइंग आई रही, मजबूरी है उनकी, तो वो खरीदते रहते हैं। उससे कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोलस्टर्स निकल के आके अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या होगा। कुछ लोग नंबर भी बता रहे हैं। प्रशांत किशोर के आपने नंबर सुने होंगे, योगेंद्र यादव के नंबर सुने होंगे, नरेश अरोड़ा जो डिज़ाइन बॉक्स के सीईओ हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी आके अपने नंबर नहीं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से थोड़ा बेटर ही कर सकती है, अब की नहीं। तो एक मोटा माटा अंदाज़ा मार्केट को लग रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन व्यूज़ एक लंबी रेंज के बीच में है। यानी 240 से लेकर के 315-20 के बीच के रेंज में लोग बात कर रहे हैं। मुंह से भले ही वो एक शब्द ना बोले योगेंद्र यादव को छोड़ करके, लेकिन उस रेंज के बीच में हर आदमी बात कर रहा है। चाहे जितना बड़ा पोलिस्टर हो, वो खुल के नंबर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि थोड़ी सी पाबंदी है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन वो एक रेंज जरूर दे रहा है कि पिछले बार से थोड़ा ही सा कम होगा या पिछली बार से बेटर हो जाएगा। तो अब ये कॉमन सेंसिकल है। हम लोग इतने दिन से नंबर से खेलते हैं कि अगर पिछली बार तो थोड़ा बेटर होगा तो 303 से 315-20 हो जाएगा, और थोड़ा कम होगा तो 290 हो जाएगा। तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए एक कंसेंसस टाइप का है कि द करंट रजीम इज कमिंग बैक विद द बैंग। क्यों मैं कह रहा हूँ, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझते हैं। देखिए, भारत को अगर आप 4 हिस्सों में देखें, तो नॉर्थ में बीजेपी ने मैक्सिमम सीटें गेन की हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट में भी, गुजरात में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, यूपी में। ये उसका कोर कैचमेंट एरिया, जहाँ से वो मैक्सिमम सीटें
जीत के लाए हैं। इसके बाद फिर कर्नाटक में उन्होंने बहुत मैक्सिमम सीट जीती हैं, बंगाल में बहुत मैक्सिमम सीट जीती हैं, बिहार में वो बिल्कुल 39 सीट पे उनका गठबंधन बैठा हुआ है। तो एक राय लोगों की ये बन रही कि जब आप पीक कर गए हैं तो और ज़्यादा सीटें कहाँ से आएंगी? आप जो कह रहे हैं 370, 350, 400 की बात करो, कहाँ से आएंगी? लोग लॉजिकल रीजनिंग से इसमें डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप एक फेयर एनालिसिस देखें तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर लगे कि भाई राजस्थान में कुछ एक कम हो सकती है, क्योंकि आप पीक पे हैं तो आपके घटने की संभावना, प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो अपना लॉजिक लगा रहे हैं। वैसे ही आप राजस्थान के अलावा आप छत्तीसगढ़ में देखें या आप मध्य प्रदेश में देखें, गुजरात में देखें, दिल्ली में देखें, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ कम हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर जो बीजेपी का मेन कैचमेंट एरिया है नॉर्थ और सेंट्रल, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सीट गेन करते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ सीटें आपकी कम दिखें। तो क्या इससे उनकी सीटें कम हो जाएगी? अब इसको एक एग्जाम्पल समझिए आप। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 14 के मुकाबले कम सीटें हासिल की थी। 14 में 72 सीटें आई थी, इस बार 62 आई, क्योंकि वो सपा बसपा गठबंधन बन गया था। 10 सीटें कम थी। और 2019 में 282 सीट जीते थे और इस बार 303 जीते। अब ये कैसे हुआ कि यूपी जो उनका मेन कैचमेंट एरिया था वहाँ 10 सीटें कम हो गई, उसके बावजूद वो नंबर बढ़ाया? क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ा गेन हुआ था, बहुत बड़ा गेन हुआ था। कर्नाटक में बहुत बड़े गेन्स हो रहे थे, महाराष्ट्र में उनको बहुत बड़े गेन्स हो रहे थे, बिहार में गेन हो रहे थे। तो ये कभी मत सोचिए कि एक उनके मेन कैचमेंट एरिया में अगर कुछ सीटें कम हो गई तो वो नीचे ही जाएंगे, ठीक है। दूसरे जहाँ पे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ से उनको नंबर मिल सकता है। अब आप थोड़ा इनके कैचमेंट एरिया से जो लो कैचमेंट एरिया है, जैसे साउथ में कर्नाटक को छोड़ दें तो कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेजेंस है नहीं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बार वो पूरी मेहनत लगा रहे हैं। कहाँ? तमिलनाडु और केरल में। अब केरल लेफ्ट और कांग्रेस का वैशन है, क्या वहाँ पे एनरोल कर पाएंगे? बेस्ट केस सिनेरियो में 1 सीट आ सकती है, 2 सीट आ सकती है, इससे ज़्यादा की संभावना मुझे भी नहीं लगती। तमिलनाडु में भी आप बेस्ट केस सिनेरियो देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया तो 2-3 सीटें आ सकती हैं, 3 सीटें आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। फिर इनका एक कैचमेंट एरिया बनता है तेलंगाना और आंध्रा, जो संयुक्त से अब अलग अलग हो गए हैं। तेलंगाना में बड़ी गेन की उम्मीद लगा के बैठे हैं। उनको इसलिए ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी तमाम एनालिसिस को कि बीआरएस जो वहाँ की अब तक की सरकार थी वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नंबर 1-2 में रहेंगे, तो वो सीटें इन दोनों के बीच में मैक्सिमम बटेंगी। इसलिए उनको लगता है कि ये सीटें यहाँ पे ज़्यादा आ सकती हैं। आंध्रा में चूँकि एक जननायक पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोलिजन है और ये बहुत प्रॉमिसिंग कोलिजन है, तो इसलिए चूँकि उस समझौते में इनको भी 3-4 सीटें मिली हैं तो वो इनकी निकल सकती हैं। उड़ीसा में बड़े गेन की संभावना लोग लगा के बैठे हैं और तमाम एनालिसिस भी ये बता रहे हैं। वहाँ तो जो नुकसान हुआ था मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में अगर संभावित है तो वो इधर से पूरा होगा। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये पिछली टैली को क्रॉस कर सकते हैं, पिछली टैली से बीट कर सकते हैं। तो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि 303 को ये आराम से पार करेंगे और काफ़ी अच्छे से पार करेंगे, 5-10% सीटें आ सकती हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इंडिया अलायंस, जिसने हर जगह यूपी में और बंगाल में तो नहीं कह सकते, यूपी में खास तौर पे और बिहार में और महाराष्ट्र में 3 बैटल स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट जिनको बोलते हैं, कि यहाँ पे इसको नुकसान हो सकता है एनडीए को। अब थोड़ा इसको डीप डाउन करके समझिए आप। यूपी में ऑलरेडी बीजेपी 62 पर खड़ी है। अच्छा, जितनी भी ये कैलकुलस या गणना मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ बीजेपी कर रहा हूँ, मैं एनडीए को ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि एनडीए में कोई बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर ऐसा कुछ नहीं है जो उनकी टैली को बहुत ऊपर ले जाएगा, लार्जली बीजेपी ले जाएगी। तो अगर आप यूपी में देखें तो ऑलरेडी वो 62 में है, 18 सीट तो उनकी वैसे ही कम है, जो वो टारगेट लेके चले थे 80/80 हो जाएगी, लेकिन उससे वो काफ़ी कम पे है। क्या ये मान लिया जाए कि वहाँ वो 30, 40, 50 पे चले जाएंगे, 20 सीट का उनको नुकसान हो जाएगा? बहुत सारे लोग इस पर सहमत नहीं है, मैं भी सहमत नहीं हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में लूज़ करेगी, नंबर 1। दूसरा स्टेट बिहार है। बिहार में नीतीश और भारतीय जनता पार्टी है और बाकी फिर रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी या एक और छोटी पार्टी हम पार्टी, इस तरह की हैं।
इसमें लॉस होगा तो किसका होगा? क्या बीजेपी का होगा या एलाइज का होगा? बहुत सारे एनालिसिस ये कहते हैं कि इसमें बीजेपी का लॉस नहीं होगा, एनडीए का लॉस होगा। तो यानी जो 40 में 39 पिछली बार इन्होंने जीती थी, वो हो सकता है कि 30 पे आ जाए, 9 सीट का नुकसान हो, लेकिन वो 9 सीट का नुकसान बीजेपी का नहीं होगा, सहयोगियों का होगा। तो जो बीजेपी की टैली 303 है उसमें नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। ऐसा उनको एकदम से आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में राजद और कांग्रेस मिल के लड़ रहे हैं, उसमें लेफ्ट भी मिला हुआ है, सीपीएम भी मिले हुए हैं, तो वो बड़ी मेहनत से लड़ रहे हैं, तो उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे बीजेपी की जो टैली की बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं आ रही उतनी दिक्कत। तो अब ये जो 3 स्टेट हैं, अच्छा महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र इज द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट है। मैं यहाँ 20-25 साल से हूँ, 20 साल तो कम से कम हो गए मुझे यहाँ पे। सच बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र में अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि 10 आदमी में 20 तरह की बातें आपको पता लग रही हैं। कितना भी इनको डीप डाइव कर लो, कितना भी कुरेद लो, लेकिन आपको पहचान पाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो आदमी खुद भी कंफ्यूज है। ऐसा नहीं कि वो सामने वाले कंफ्यूज करना चाहता है, जिससे आप पूछ रहे उसको भी नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, या वो उसको खुद नहीं पता वो किसको वोट दे। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र की मतपेटियों में क्या बंद हुआ है, इसके बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 की 4 पार्टी हो गई है ना, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, फिर एक राज ठाकरे की भी है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक वो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है। मतलब 7-8 दल मिलकर लड़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि लगाना क्या होगा। लेकिन पिछली बार चूंकि शिवसेना जो ओरिजिनल दोनों एक थी, वो और बीजेपी ने मिलके ज़्यादातर सीटें जीत ली थी। तो इस बार क्या डेंट लगेगा ना, कि जो आजकल शिवसेना है, शिंदे वाली पार्टी, वो उतना बैच कर पाएगी? क्वेश्चन मार्क। क्या अजीत की पार्टी जो 5 सीटों पर लड़ रही, वो रिटेन कर पाएगी? क्वेश्चन मार्क। बीजेपी जो अपनी लड़ रही है, वो क्या रिटेन कर पाएगी? इस पे लोगों का कहना है कि अगेन वही बात आ गई जो बिहार वाली है, कि गठबंधन को तो नुकसान होगा, लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी को शायद नुकसान ना हो, क्योंकि जब आप सीट बाय सीट जाएंगे, अब इतना समय नहीं तो हम डिटेल में बताते हैं आपको, कि अगर आप सीट बाय सीट देखेंगे ना, तो जो सहयोगी लड़ रहे हैं उसमें कई सारी सीटें बहुत वीक लग रही हैं, उनका प्रत्याशी तो बहुत समझ में नहीं आता कि किसको खड़ा कर दिया उन्होंने, तो वो रिटेन करना मुश्किल हो सकता है। तो जो 3 बैटल स्टेट है, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, इसमें मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में ज़्यादा ट्वीकिंग होगी। बिहार और यूपी में ऐसा कुछ खास मुझे लगता नहीं है। बिहार में थोड़ा होगा, लेकिन बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हो जाए ऐसा नहीं लगता। फिर एक स्टेट है जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, वो है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने बहुत सारी अपनी स्कीम्स, गारंटी सब चालू की हैं। अभी वहाँ के लोकल इश्यूज बहुत हावी हैं। तो क्या बीजेपी अपनी पुरानी सीटें उतनी मेंटेन कर पाएगी क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में जो पिछली बार उन्होंने 25 सीटें जीत ली थी, क्या इस बार भी वो 25 की 25 बरकरार रखेंगे, कोई और चीज़ बनेगी? इस पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर इसको भी आप उसमें जोड़ लें कि यहाँ से नुकसान वाला स्टेट होगा, तो कितनी स्थिति बनी? जैसे कर्नाटक का मैं आपको डेटा बताऊं कि जो बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, 22 का अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इनकी जो है 25 सीटें थी, 28 में से टोटल में से इन्होंने 25 जीत ली थी, सहयोगियों के साथ जोड़ ले तो इस बार थोड़ा सा हो सकता है इनको डेंट लग जाए, थोड़ी सी इनकी सीट से कमी हो जाए। तो अब आप एक समुच्चय के आधार पर इस पॉलिटिक्स को देखिए बिग पिक्चर में, कि जनवरी 2024 13 जनवरी में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और आज जब हम बैठे इस चर्चा को कर रहे हैं, इसके बीच में फंडामेंटल क्या बदला जिसकी वजह से रिजल्ट पे असर पड़े? देखिए, एक होता है पब्लिक के बीच में गुस्सा बहुत है, वो गुस्सा क्या वोट में कन्वर्ट हुआ? अगर वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर ये नैरेटिव है सोशल मीडिया का। अब इसको थोड़ा समझते हैं, एकदम किसी धारा में नहीं बहना चाहिए। 26 जनवरी 13 जनवरी से अभी तक के बीच में 2-3 चीज़ें नैरेटिव्स के तौर पे आई, जैसे कि संविधान बदल देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मूव बनाया गया, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के कुछ लोग नाराज़ थे कि अजीत को क्यों ले आए, उनको तो आप खुद ही कहते थे करप्शन में हैं, फिर उनको भी आप लेके आए।
इसका असर कुछ कुछ पॉकेट पे ज़रूर होगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आरक्षण वाली बात ना, चूँकि वो बहुत लोगों के जो SC ST OBC के लोग हैं उनको ये बहुत दिल के करीब है। अगर इसके बारे में कोई बात करेगा, संविधान बदलने के बारे में कोई बात करेगा, वो सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि यार ये पता नहीं क्या करने वाले हैं, और अगर अपोजिशन ने उसको अच्छे से समझा दिया तो दिक्कत होगी। तो इसका असर पैन इंडिया में उतना नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट में ज़रूर ये इशू डेंट करेगा, और इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि बैटल स्टेट में या स्विंग स्टेट में कुछ असर पड़ेगा। तो उसकी वजह से बीजेपी की कहीं कहीं सीटें कम होंगी, इसका असर दिखेगा। कुछ जगहों पे इसका असर इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो ग्राउंड में पहुंचा नहीं पाए लोगों को, क्योंकि जो मशीनरी थी वो इतनी सीपिन नहीं कर पाई, और दूसरे फेज के बाद से बीजेपी ने इस बात को समझ लिया था और बहुत अटैकिंग मोड में आ गई। फिर उसी के बाद शुरू हुआ था वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और ये छीन लेंगे वो ये सब काउंटर नैरेटिव्स उसी के बाद आए थे। तो उसको डिफाई करने में, उसको खारिज करने में बीजेपी ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया था, इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं जा पाया। अगर वो पूरी दूर तक जाता तो ज़्यादा नुकसान होता। वो कुछ पॉकेट पे पहुंच गया था, तो वहाँ उनको नुकसान हो सकता है। यूपी में भी आप देखेंगे कि कुछ इलाके में हो सकता है कैंडिडेट की वजह से, कुछ इलाके में किसी खास इशू की वजह से, कुछ इलाके में किसी कास्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, कुछ इलाके में किसी डेमोग्राफी की वजह से ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन लार्जली ग्राउंड पे नैरेटिव्स नहीं बदले। क्या ये एनडीए या बीजेपी के अगेंस्ट की भी बातें हमने बताई कि क्या क्या उनको कहाँ कहाँ दिक्कत, जैसे कर्नाटक में उन्होंने बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कुछ सीटों पे नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी आप जब ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करते हैं, बिग पिक्चर देखते हैं, तो उनको अपने वो 6,000 रुपये याद हैं, उनको वो अपना मकान याद है, उनको अपना वो राशन याद है, और उनको ये तमाम जो सहूलियतें सरकार ने दी हैं वो याद हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे नई सरकार जो बनी है, मैं कर्नाटक की बता रहा हूँ, उन्होंने उसको दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो हम मोदी को चाहते हैं। बहुत हल्की सी बात है, इसको पकड़ना चाहिए। हमने कल अपने शो आवाज़ अड्डा में लोगों से पूछा कि हम लोग जनरली बहुत बड़ी गलती करते हैं, जर्नलिस्ट लोग, ये सर्वेयर, कि वो लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। लीडिंग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सवाल में जवाब भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी से कहूँ कि आज तो बहुत यार तुम बहुत खाना खाया होगा तुमने आज ज़बरदस्त, तो अब वो आदमी थोड़ी कह सकता कि मैं भिखमंगा हूँ, भिखारी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। या मैं किसी से कहूँ कि यार तुम मुझे थोड़ा परेशान दिख रहे हो, तो ऐसा कौन है जीवन में जो कभी परेशानी ना हुआ हो। सो जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी वजह से आपके सर्वेज या उस पर रियल पिक्चर नहीं आती। सहज और सिंपल स्वभाव के जो सवाल होते हैं वो वाले सर्वेज ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक ये नैरेटिव बना, इसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि पिछली बार के बराबर, या कुछ लोग कह रहे हैं 5-10% ऊपर, या कुछ लोग कह रहे हैं नीचे सीटें बीजेपी की आ सकती हैं, और इंडिया अलायंस कोशिश करेगा लेकिन उस मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे कोई सीरियस डेंट हो। अब 3 सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि बीजेपी की या जो करंट रजीम एनडीए की, मैं एनडीए इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे मुँह से अगर एनडीए निकल जाए तो उसको बीजेपी मानिए, कि अगर बीजेपी की 303 जो पिछली बार थी उतनी ही सीट आती हैं, या उससे 2-4 इधर उधर, 301 आ गई या 310 आ गई, तो मार्केट में क्या असर पड़ेगा। देखिए, मार्केट में थर्ड टर्म के चुनाव, ध्यान रखिएगा, लोग बार बार भूल जाते हैं कि तीसरा टर्म है, मतलब मैक्सिमम एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उसके बावजूद अगर सरकार रिपीट हो रही है, ये मार्केट के लिए सेलिब्रेशन होगा अगर पिछले नंबर के आसपास से रिपीट करती है। तो अगर और बढ़ा लेते हैं 30, 25, 40, तब तो आप ये समझिए कि फिर मार्केट में बिल्कुल भयंकर सेलिब्रेशन होगा, बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि थर्ड टर्म की है। फर्स्ट टर्म का बिगेस्ट सेलिब्रेशन और थर्ड टर्म का बिगेस्ट सेलिब्रेशन में बहुत फ़र्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी को आप उल्टा ले आइए कि बीजेपी मान लीजिए 240-30 आ गई, उतना ही बड़ा इवेंट या इम्पैक्ट नीचे साइड में पड़ेगा, ये भी पक्का समझ लीजिए आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंसेंसस है कि सरकार वापस आ रही है। अगर अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आई तो उतना ही बड़ा असर नीचे साइड में पड़ेगा। तो इस दशा में क्या हो सकता है मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबल लाइकली सिनेरियो क्या हो सकते हैं आपके लिहाज से, आपके मार्केट के लिहाज से। जैसे हरियाणा में बहुत लोग कह रहे हैं कि 50-50 हो जाएगा, 5 सीटें जीतेंगे, 5 सीट वो जीतेंगे, या यूपी में कुछ होगा। तो इन नंबर्स को देख करके आप बिल्कुल चौंकिए मत,
क्योंकि हमने अभी आपको गणित समझाई कि अगर कहीं कम हो रहा है तो उसका कहीं से मेकअप होता। 2019 में ये हो चुका है कि उन्होंने कम सीट हासिल की और कहीं और से जाकर उन्होंने की। इस बार उन्होंने दूसरे इलाकों में बहुत मेहनत की है, तो हो सकता है वहाँ से उनका मेकअप हो जाए। जैसे बंगाल में लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गेन हो सकता है, 18 थी 25 हो सकती है, 30 भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम बाईपोलर चुनाव हो गया है, तीसरा कोई बचा ही नहीं है। इन दिस सिनेरियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 4 तारीख और 3 तारीख को, चूँकि एग्जिट पोल 1 तारीख को शनिवार को आ जाएगा, तो एक बड़ा अनुमान जो आएगा एग्जिट पोल के जरिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप 3 तारीख सोमवार को देखेंगे। बहुत बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन वो बता देते हैं। अगर 10 पोल आए मान लीजिए, और उस 10 में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि रिपीट हो रही है गवर्नमेंट, तो फिर मार्केट को ये पता चल जाएगा कि ये रिपीट हो रही है, केवल नंबर ऑफ सीट्स पे थोड़ा बहुत रहेगा। तो आप देखेंगे 3 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी फॉल मार्केट में आ सकती है। तो 3 के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अगर 3 का रिजल्ट मान लीजिए ऐसे पोल आ गए कि हाईएस्ट 320 और लोएस्ट 230, तब मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये तो 100 नंबर की रेंज आ रही है, तो इसमें मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन साइड वाला 260 से नीचे नहीं जा रहा है, अगर नीचे वाला प्रोडिक्शन 260 से नीचे नहीं गया और ऊपर वाला 340, 50, 60 कुछ भी आ गया, तो फिर 3 तारीख को आप मार्केट में एक बड़ा मूव देखेंगे आइदर साइड का। अगर ये आया तो ऊपर साइड का और उधर आया तो नीचे साइड का। इसके बाद 4 तारीख को जो रियल नंबर आएंगे, आई एम श्योर कि वो डिसाइसिव मूव होगा और मार्केट एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार होगा, बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार होगा, जो आपने बहुत दिनों बाद शायद देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि ये 3rd टर्म है, बहुत बड़ा इवेंट है, और ये मोदी जी का इलेक्शन है, जो पिछले 22 सालों में अपना कोई इलेक्शन हारे नहीं है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करके समझिए कि वो आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है अपना, इसलिए उनका स्टेक बहुत है इस इलेक्शन में। तीसरे टर्म का इलेक्शन है, हर तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। डायलॉग छोड़ दीजिए क्या चल रहा है उस दोनों वो सब नैरेटिव्स में, लेकिन ग्राउंड से लेकर के वॉर रूम तक कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है जो न किया जा रहा हो। इसलिए बहुत ही बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ कोशिश कर रहा है करंट रजीम, और उनकी पूरी कोशिश है, या ग्राउंड की जो फीडबैक्स हैं वो यही बता रहे हैं कि एक बड़ी तेज़ी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। और सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे कि एक बड़ी तेज़ी मार्केट में 4 तारीख को बनेगी। अगर वो 3 को बन गई तो उसका फॉलोअप 4 को होगा। अगर 3 को कन्फ्यूज़न रहा तो फिर 4 को आपको सरप्राइज़ देखेंगे। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप 4 को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ देखेंगे। बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारी सोशल मीडिया की मीटिंग्स, गैदरिंग्स, ये सब उस दिन कुछ याद नहीं आएगा आपको। तो इसलिए इसके लिए तैयार रहिए। अब आपके मन में आ रहा है कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, नंबर क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं कितनी सीट कौन जीतेगा। तो नंबर मेरे दिमाग में है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है। मार्केट में क्या हो सकता है ये भी मेरे दिमाग में एकदम स्पेसिफिक में है, डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन ये मैं आपको शुक्रवार को बताना चाहता हूँ क्लोजर टू डेट। लेकिन इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए शुक्रवार को आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए मेरे ऊपर भी बहुत सारी बंदिशें और पाबंदी हैं कि मैं ऐसे प्रेडिक्शन एकदम से बैठ के नहीं कर सकता। मैं जर्नलिस्ट हूँ, जबकि मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरे चैनल ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, हम लोग करते ही नहीं है। तो मेरे पास कोई इनपुट नहीं है कहीं से, मेरे पास सिर्फ इनपुट वो है जो मैंने लोगों से बात की है अलग अलग स्टेट्स में। मैं रोज़ एक पॉलिटिकल शो करता हूँ, मुझे उससे फीडबैक मिलता है, और उस सब को मैंने डिजिटाइज करके नंबर में कन्वर्ट कर लिया है कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी 4 जून को जीतेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और वो नंबर मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा, और उस दिन सिर्फ 5 मिनट का लिंक होगा कि इतने नंबर आएंगे और मार्केट ऐसे बिहेव करेगा। तो उतना मुझे आप लीवे आपसे चाहिए, लेकिन आज हमने आपको उस वर्ष तक जरूर पहुंचा दिया है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। तो आप उसको ध्यान रखिए और मान के चलिए
कि क्या मार्केट में हो सकता है। बस आपके लिए फ़िलहाल के लिए एक ही सलाह है कि चूँकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है यहाँ से लेकर शुक्रवार तक, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल ना लेके जाएं। कोई कितना भी सलाह दे, ओवरनाइट पोजीशन लेके मत जाइएगा, वरना आप फंस जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी खबर आ सकता है। आपको वार्निंग के लेक्चर बता सकता हूँ मैं। अचानक से आप किसी दिन ये सुनेंगे, कह रहे वो एक डेटा लीक कर दिया किसी पोल एजेंसी ने, एग्जिट पोल लीक हो गया इसलिए मार्केट में ये मूव आ गया है। वो एकदम झूठ होगा, वो फर्जी होगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन चूंकि करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, देश दुनिया के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, एल्गो लगा ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको। इसलिए मैं आपको बार बार चेतावनी देता हूँ कि यहाँ से लेकर शुक्रवार तक आपको इंट्राडे पोजीशन रखनी है, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की। ओवरनाइट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हर दिन सुबह आइए, रोटी बनाइए, खाइए, चले जाइए। शुक्रवार को मार्केट बंद हो जाने दीजिए, लेकिन शुक्रवार को दिन में ही मैं आपको बता दूंगा कि मेरा अनुमान क्या है कि 4 तारीख को कितने नंबर्स आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मार्केट कैसे बिहेव करेगा। एकदम नंबर फॉर्मेट में बताऊंगा, कोई लाग लपेट नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मैंने आपको बहुत करीब पहुंचा दिया है कि इस इलेक्शन को मैं अपनी नज़र से कैसे देख रहा हूं। तो आप मुझे 2 दिन और दे दीजिए, आज मंगल है, बुध बृहस्पति, 2 दिन और छोड़ दीजिए। शुक्रवार को 11:30 बजे आई विल टेल यू द नंबर, आई विल टेल यू हाउ मार्केट विल बिहेव। बहुत बहुत